So we are going to start with a new chapter today, very important chapter, keeping in mind all the type of exams. चाहे आप CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नीट के लिए या JEE के लिए, सारे ही एग्जाम्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. अब सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसमें लॉज ऑफ मोशन का जितना पार्ट दिया है दैट इज नॉट सफिशिएंट. तो हम लोग पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ मोशन कवर करेंगे विच इज़ द नोट्स दैट आई हैव गिवन यू. और उसके बाद फिर हम लोग जो मॉड्यूल्स दिए आपको उसमें से हम लोग डिटेल में लॉज ऑफ मोशन प्रिपेयर करेंगे. तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स. इट विल टेक फ्यू लेक्चर्स. उसके बाद वी विल जंप टू मॉड्यूल्स. दोनों ही पार्ट कवर करने हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है. बोथ आर इम्पॉर्टेंट. So we'll start with laws of motion from today. Interesting chapter है. तो नाम में ये laws of motion. What do you mean by motion? What is the meaning of motion? When an object changes its position continuously, then it is said to be in motion. So when an object changes its position with time भी बोल सकते हो. So when an object changes its position continuously with time it is said to be in motion. It is said to be in motion. तो फिजिक्स में हम लोग अलग अलग टॉपिक के अंडर अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखते हैं. तो फॉर एग्जांपल मोशन जिस टॉपिक के अंदर सीखोगे, जिस ब्रांच के अंदर सीखोगे उसको बोलोगे मैकेनिक्स. सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स. तो इसके आगे याद रखना, जहां भी मैकेनिक्स की बात होगी मतलब वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन, राइट. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with moving objects is known as mechanics. जैसे optics is a study of light, acoustics is a study of sound, वैसे mechanics is a study of moving objects. अब मैकेनिक्स में खुद में बहुत सारे ब्रांचेस हैं. मैकेनिक्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस. मैकेनिक्स में कौन से दो ब्रांच हैं? एक को तुम बोलते हो स्टैटिक्स और एक को तुम बोलते हो काइनेटिक्स. काइनेमैटिक्स नहीं, काइनेटिक्स. तो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स. वन इज नोन एज स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स. So remember, the branch of physics which deals with moving objects is known as mechanics. Mechanics has further two branches. One is statics, other is kinetics. बराबर. अभी statics में क्या सीखना है? Statics में the branch of mechanics which deals with objects at rest or they are at rest under the equilibrium of forces. What is the meaning of equilibrium of forces? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब रहता है? जब उस पे फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट हो, मतलब कैंसलेशन हो जाए, देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अब थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, मैंने पहले बोला द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स. अब मैं बोल रहा हूँ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि रेस्ट पे नहीं है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. For example, all of you are at rest, right? Because me as an observer, I'm also at rest. But the moment when I start moving and I'm observing you, you are no more at rest. तो statics में हम लोग ऐसा बोलते हैं the branch of mechanics which studies or which deals with objects at rest. Object at rest मतलब objects are moving but with velocity 0. तो थोड़ा सा confusion होता है, don't worry. What is mechanics? The branch of physics which deals with moving objects. Mechanics का एक branch है statics. What is statics? The branch of
mechanics. The branch of mechanics which deals with objects at rest. Which deals with objects at rest or objects under equilibrium. Rest is also a state of motion with zero velocity. तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब वो मोशन में है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो है. और एक दूसरा वे भी है सोचने का, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मूविंग है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ऑब्जर्वर के ऊपर. ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे है, उसको ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखेगा. ऑब्जर्वर मूविंग है, उसको ऑब्जेक्ट भी मूविंग दिखेगा. तो रिमेंबर, रेस्ट इज अनदर स्टेट ऑफ मोशन विद जीरो वेलोसिटी. गुड. देन अगर स्टैटिक्स, अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है बताना, क्योंकि तुमको एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और एक आएगा हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो मतलब फ्लूइड, लेकिन फ्लूइड जब मूव नहीं होता तो वो रेस्ट पे होता है, राइट. तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फ्लूइड एट रेस्ट, उसको क्या बोलोगे, हाइड्रोस्टैटिक्स. तो ये वर्ड्स याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. सिमिलरली काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with objects in motion is known as kinetics. अब काइनेटिक्स से खुद के दो ब्रांच है. तो मैकेनिक्स के दो ब्रांच थे, कौन से दो, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स. अभी काइनेटिक्स के दो ब्रांच है. एक को तुम बोलते हो काइनेमैटिक्स और एक को तुम बोलते हो डायनामिक्स. तो काइनेटिक्स is further divided into two branches, two categories. One is kinematics and the other is dynamics. अब ये काइनेमैटिक्स तो तुमने डिटेल में सीखा, मोशन 1D 2D वो सब काइनेमैटिक्स सीखा. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमैटिक्स? What is kinematics? The branch of kinetics which deals with objects in motion but without considering the cause of motion. मोशन को किसने प्रोड्यूस किया, हमने कहीं बात ही नहीं की. हमने बोला ऑब्जेक्ट मूविंग है, उसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो, उसका एक्सेलेरेशन फाइंड करो, वो इतने टाइम के बाद कहाँ होगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखो. लेकिन तुमने उस केस में मोशन को प्रोड्यूस किसने किया उसकी बात ही नहीं की. हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने मोशन प्रोड्यूस किया क्या, कि किसी ने बाहर से फोर्स लगाया है. तो काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. सो इट इज द ब्रांच ऑफ काइनेटिक्स which deals with moving objects without considering the cause of motion. मोशन को किसने प्रोड्यूस किया, वी सिंपली डोंट केयर. ऑब्जेक्ट इज मूविंग, किसने उस पर उसको मोशन में लाया, वी जस्ट डोंट केयर इन दिस केस. सो जब आप काइनेमैटिक्स की बात करते हो तो उस केस में कौन से पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो पैरामीटर अंडर कंसिडरेशन आर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. इसके लिए जब तुम वो इक्वेशन लिखते हो ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वो तीनों इक्वेशन में तुमको सिर्फ v, u, s और a ही दिखता है. यू डू नॉट सी फोर्सेस देयर, क्योंकि यहाँ पे काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्स की बात ही नहीं करते. पैरामीटर्स अंडर स्टडी आर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. इसलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v, u स्पीड्स है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है. s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में s
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, u is initial speed, t is time and a is acceleration. v square equal to u square plus 2as में v is final speed, u is initial speed, a is acceleration, s is distance और displacement. हमने उस केस में कहीं पे फोर्सेस की बात ही नहीं की. इसके लिए उस इक्वेशंस को भी तुम बोलते हो इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स. कहीं बोला था क्या इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स बोला क्या ऐसा? क्या बोला आपने? इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स. क्योंकि काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्सेस की बात ही नहीं करते. देन व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स is the branch of kinetics which deals with moving objects along with मतलब with considering the cause of motion, with considering the cause of motion. तो हम लोग यहाँ पे मोशन को किसने प्रोड्यूस किया वो भी कंसिडर करने वाले हैं. तो डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में इतना ही डिफरेंस है. काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्सेस की बात ही नहीं करते और यहाँ पे हम लोग मोशन को किसने प्रोड्यूस किया उसकी भी बात करेंगे. अब यू शुड ऑल्सो नो मोशन एक टाइप का तो होता नहीं है. मोशन इज लीनियर या फिर सर्कुलर. लीनियर मोशन को कौन प्रोड्यूस करता है पता है? फोर्स. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको मोशन में लाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. तो यहाँ पे पैरामीटर्स अंडर स्टडी विल बी फोर्सेस, फोर्स. रोटेशनल मोशन कौन प्रोड्यूस करता है? रोटेशन कौन प्रोड्यूस करता है? जैसे लीनियर मोशन फोर्स प्रोड्यूस करता है तो रोटेशन कौन प्रोड्यूस करता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉर्क. क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क. तो पैरामीटर्स अंडर स्टडी विल बी फोर्स एंड टॉर्क. फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर. तो लॉज ऑफ मोशन, नाम में ही है मोशन, तो पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज मोशन. When an object changes its position continuously with time, then it is said to be in motion, right? The branch of physics which studies motion or which basically deals with moving objects is called as mechanics. Mechanics can be further classified into two branches: statics and kinetics. Statics is a branch of mechanics which deals with objects at rest. Kinetics is a branch of mechanics which deals with objects in motion. Kinetics can be further classified as kinematics and dynamics. Kinematics is the branch of kinetics which deals with objects in motion without considering the cause of motion. Parameters under study are distance, displacement, speed, velocity, acceleration, etc. etc. Or dynamics is the branch of kinetics which deals with objects in motion along with the cause of motion. And parameters under study are फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा. जो भी बाकी पैरामीटर होंगे देखेंगे. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. देन इन डे टू डे लाइफ, इन प्रैक्टिकल या फिर इन रियल लाइफ, वी कम अक्रॉस वेरियस मोशन. कौन से मोशन आपको पता है? टाइप्स ऑफ मोशन कौन से पता है? लीनियर, सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लीनियर मोशन है उसको एग्जैक्टली प्रोड्यूस किसने किया. Why a object will move in a straight line? You have to think. अपने आप कुछ नहीं होता. Everything happens for a reason and the reason is physics. तो मोशन किस टाइप का है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है दो पैरामीटर. एक है इनिशियल वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन. तो मोशन लीनियर है, लीनियर होगा कि सर्कुलर होगा कि प्रोजेक्टाइल होगा, विच इज पैराबोलिक मोशन. ये कौन डिसाइड करता है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ये आपका नीट का PYQ है. द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज डिसाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वो कैसे हम देखेंगे अब, बट यू शुड नो दिस. तो इन रियल लाइफ, we come across various types of motion. Like what? Like linear motion. अभी इसके आगे linear motion को मैं धीरे धीरे ट्रांसलेशनल मोशन बोलना चालू करने वाला हूँ. Like translational motion, like circular motion, and of course
प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। हमने प्रूव किया था कि उसका जो ट्रैजेक्टरी होता है वो किसका इक्वेशन बनता है, पैराबोला का। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, अब मोशन एग्जैक्टली कौन सा होगा वो कौन डिसाइड करता है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिसाइड्स the trajectory of the motion। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, आपको पता है। मोशन नाम के चैप्टर में टेबल बना के दिया था मैंने। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर हुए एक दूसरे को तो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक दूसरे को पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तो कौन सा होता है, लीनियर। तो ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है वापस से। तो पहले टाइप का मोशन है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इट मे नॉट बी एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो भी उस ऑब्जेक्ट को तुम लीनियर मोशन में ला सकते हो। ऑब्जेक्ट मूविंग है तो मूविंग है और उसको तुम लीनियर मोशन में भी ला सकते हो। तो रिमेंबर, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, चलो प्रैक्टिकल लाइफ में करके ही देखते हैं, सिंपल है। गिव मी सम नोटबुक, व्हाटएवर यू हैव अ नोटबुक। थैंक यू। इस नोटबुक पे मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ। दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देता हूँ तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। तो रिमेंबर, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन गिवन इन एनी डायरेक्शन विल प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ मोशन, लीनियर मोशन। तो बहुत डिटेल्स में सीखना है हमको, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए दोनों कंडीशन चलते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो ऑब्जेक्ट मूविंग है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन तुम किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन दोगे तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है, लीनियर मोशन। सो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 देन एक्सेलरेशन in any direction will produce linear motion, but if the initial velocity is not 0 तो अभी इस पे कंडीशन लग जाएंगे। फिर if initial velocity is not 0 then, अब यहाँ पे कंडीशन ये है, अभी इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में आ रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, तुमने उसको एक्सेलरेशन दे दिया अलोंग वाई एक्सिस, क्या होगा, क्या करेगा वो डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट। तो डायरेक्शन चेंज होता मतलब कर्वेचर हो गया तो वो लीनियर मोशन रहेगा कि एंगुलर बन जाएगा, एंगुलर। तो अगर बॉडी ऑलरेडी मूविंग था इन अ गिवन डायरेक्शन तो तुम उसको एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में दे ही नहीं सकते, दोगे तो वो मोशन क्या बन जाएगा, एंगुलर। तो अगर ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में ही कंटिन्यू करना है तो अभी दो केसेस बनते हैं। एक है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट था जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, वो इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो या तो मैं उसको मोशन के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन दे दूं, उससे क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा,
मतलब इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। या फिर मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेशन दे दूँ, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेशन देने से क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, राइट। तो ये दो केसेस है। अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, मतलब इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, देन देन एक्सेलरेशन शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए कॉमन वर्ड है इन लाइन। क्या बोलते हैं उसको, इन लाइन। सो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, देन एक्सेलरेशन must be in line to produce linear motion, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। तो देखो दोनों केस में, पहले केस में हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में तुम उसको एक्सेशन दे सकते हो, तो क्या प्रोड्यूस होगा, लीनियर मोशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू अप्लाई एक्सेलरेशन ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब इन लाइन। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन। दूसरा टाइप कौन सा है, सर्कुलर। कौन सा है, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर किया, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। तो यू ऑलरेडी नो सर्कुलर मोशन में पहली बात, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे दो केसेस थे, इनिशियल वेलोसिटी मे और मे नॉट बी जीरो, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर तुमने लगा दिया एक्सेलरेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टैंजेंशियल होता है और एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन must be perpendicular to initial velocity. Acceleration must be perpendicular to initial velocity. गुड। तो थोड़ा सा अभी एंगल के टर्म में भी सोचते जाओ। लीनियर मोशन के लिए एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो या फिर 180। पैरेलल तो जीरो और एंटी पैरेलल तो 180। सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगा, 90 डिग्री। वो बोला ही ना हमने, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री। फिर कौन सा है, पैराबोलिक, मतलब कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते वक्त कंपोनेंट्स पे ध्यान दो। होता क्या है, ये था पाथ, ये था ट्रैजेक्टरी। नाउ इफ यू सी, जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहाँ से, तब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था ना, ऐसा u बार v बार जो बोलना है वो, ये था इनिशियल वेलोसिटी। वेयर इज एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। डू यू सी, क्या ये पैरेलल या एंटी पैरेलल दिख रहा है क्या तुमको, नो। क्या ये तुमको परपेंडिकुलर दिख रहा है, नो। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, ना ही परपेंडिकुलर है। तो इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, in this case initial velocity and acceleration are neither in line nor perpendicular तो ऐसा ही कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। मोशन प्रोड्यूस होने के लिए सबसे पहले मैं वापस बता रहा हूँ, नीट का PYQ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसी भी पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी कौन डिसाइड करता है, तो कौन डिसाइड करता है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आपको लीनियर मोशन चाहिए तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी इन लाइन, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर आपको सर्कुलर मोशन चाहिए तो दे शुड बी परपेंडिकुलर। और अगर आपको पैराबोलिक चाहिए तो ना परपेंडिकुलर होने चाहिए, ना ही वो इनलाइन होने चाहिए, तब जाके आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा, मतलब पैराबोलिक मोशन मिलेगा। दिस इज व्हाट यू शुड नो।
बट तो सिंपल ही है। अब इसके बाद एक टॉपिक है विच यू कैन सेफली स्किप, सिर्फ सिलेबस में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन सेफली स्किप। इट इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल्स फैलेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैलेसी? गलत फहमी, गलत फहमी को फैलेसी बोलते हैं। जैसे बहुतों की गलत फहमी हो जाती है ना, बस यहाँ क्लास लगा लिया हम टॉपर ही रहेंगे, वो क्लास कहाँ लगाते उससे कुछ नहीं होता, वो खुद को पढ़ना पड़ता है। आइंस्टाइन के आगे जाके से बैठ जाओगे तो आइंस्टाइन क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो वो भी रहे नहीं, बट एनी वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जस्ट अ लेम जोक, आई नो इट इज अ लेम जोक, बट एनी वेज। तो फैलेसी इज फॉल्स कॉन्सेप्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। अभी एरिस्टोटल ने क्या बोला, वो स्टेटमेंट में दिया है, इट स्टेट्स दैट, बोलो क्या बताया उसने, इट स्टेट्स दैट an external force is required to keep a body moving, to keep a body in motion ना, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन, टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब इसको फायदे से क्यों बोला? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Every particle or body remains in a state of rest or in a state of, unless an external unbalanced force is applied. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, राइट? करेक्ट, जब तक उस पर क्या नहीं लगता, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि तुमको अगर बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो क्या लगाना पड़ेगा? तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स मत लगाओ, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। दूसरा बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी ऐसा क्यों बोला एरिस्टोटल ने? दोनों में डिफरेंस क्या है? इट कम्स फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही वो स्टेटमेंट आया। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक सरफेस पे रखा और धक्का दे दिया, इट स्टार्ट मूविंग, यस। क्या होगा थोड़ी देर के बाद? क्या होगा? इट स्टॉप्स। व्हाई? इट शुड नॉट स्टॉप। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से तो चलते रहना चाहिए ना। तो क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट मूव होता है और अगर वहां पे अपोजिंग फोर्सेस है, अपोजिंग फोर्स कौन से हो सकते हैं? फ्रिक्शन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। और क्या हो सकता है? एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग बोलते हैं उसको। तो रिमेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर अ व्हाइल बिकॉज ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। अगर अपोजिंग फोर्सेस नहीं हुए तो वो ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है क्या? नहीं, राइट? तो रिमेंबर, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के फॉर्म में सीखेंगे, हम ज़्यादा लिखने नहीं वाले। इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एरिस्टोटल्स फैलेसी वाज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बिकॉज ही सॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर मोशन में सेट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, राइट? तो वहाँ से उसने स्टेटमेंट बनाया कि ऑब्जेक्ट को अगर रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। फिर गैलीलियो आया, उसने बोला देख भाई तू गलत बोल रहा है। और तो सब भाई भाई नहीं बोला, वो तो मैंने बना दिया। उसने बोला यू आर राइट, every object stops, but it stops due to opposing forces like friction or air resistance. अगर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस नहीं होता सो ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है क्या? नहीं है। गुड, डन, इतना ही है ये एरिस्टोटल फैलेसी, एक स्टेटमेंट है, डन। एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज इन द सिलेबस आई हैव टू टेल यू। क्या है अगला टॉपिक? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब आएगा मज़ा, क्योंकि आप सबको लगता है कि हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पता है। देखते हैं कितना पता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन,
हाउ मेनी लॉज? 3. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और हम ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अलॉन्ग विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन. मतलब सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, उसका मतलब भी बताओ. यू ऑल्सो हैव टू टेल व्हाट डू दे मीन. ओके, तो मैं दो टॉपिक को कंबाइन कर रहा हूं यहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके नीचे एक टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो मैं इन दोनों कंबाइन कर रहा हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड देयर इंपॉर्टेंस. फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. तो मुझे पहले बताओ व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अभी आपने बोला पता है, तो बताओ. एवरी ऑब्जेक्ट, पहली गलती, नॉट एवरी ऑब्जेक्ट, इट इज फॉर पार्टिकल. और ऐसा जनरल लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है. एवरी पार्टिकल remains in a state of rest, or in a state of uniform motion, कब तक? unless it is acted upon by an external unbalanced force. Force should be unbalanced, क्योंकि अगर मैंने दो फोर्सेस लिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, रेस्ट पे था, यहाँ से फोर्स लगाया F, यहाँ से फोर्स लगाया F, क्या होगा? और कुछ नहीं होगा, क्योंकि दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस. इसके लिए इतना डिटेल इसलिए बताता हूँ, आगे जाके हालत खराब हो जाती है. ये ट्रेलर भी नहीं है, ये भी ट्रेलर का पहला लाइन चालू हुआ है, लॉज ऑफ मोशन. और आई एम टेलिंग यू, ये आपके फ्रेंड्स होंगे ना बाहर, उनको पूछो कितना मजा आया लॉज ऑफ मोशन में. छोड़ देते हैं 80% स्टूडेंट छोड़ देते हैं. हमको वो करना नहीं है. आई विल गिव यू ट्रिक्स. 15 स्टेप का क्वेश्चन एक सिंगल स्टेप में खत्म. समटाइम उसको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन देगा, आंसर है, कंडीशन है, बेसिक्स पे ध्यान दो, नहीं तो गए नेक्स्ट ईयर. तो रिमेंबर, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक मोशन का स्टेट चेंज नहीं होता. अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू. नंबर 1, किसने रोका उसको स्टेट चेंज करने से? किसने रोका? क्यों उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है? Who is opposing change of state? Its own mass. ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का खुद का मास उसको अपोज करता है टू ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. और इसी को क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? वो 9-10 में था, आपने उसको मेमोराइज भी किया होगा, किसी ने आपसे ओरल भी लिया होगा. बताओ, तो तुमने बोला होगा इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. Inertia is the tendency of an object to oppose any change in state of motion. मतलब अगर ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा भी तो उसको कोई तो एक क्वांटिटी है जो अपोज कर रहा है, उसको क्या बोलते हो? इनर्शिया. लीनियर मोशन के लिए मास खुद इनर्शिया है. मास क्या है? इनर्शिया है. तो इसलिए इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की जगह पे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया. तो रिमेंबर, एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता.
किसने रोका उसको स्टेट चेंज करने के लिए? खुद के मास ने। और ये जो टेंडेंसी है जो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होने दे रहा है, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हो? इनर्शिया। और लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? मास, ऑब्जेक्ट का खुद का मास। तो भूलना नहीं। गुड। अब ये तो तुमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख तो लिया, स्टेटमेंट तो याद रहता है। एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless an external unbalanced force is applied to it. But what is the importance? What is the physical interpretation? What do you understand by this? Importance of Newton's first law of motion. What is the importance? What do you understand? सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ये एक स्टेट है, या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये दूसरा स्टेट है। रेस्ट पे होना मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो वाला स्टेट होना, यूनिफॉर्म मोशन में होना मतलब वेलोसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू वाला स्टेट होना। तो ये दोनों स्टेट्स क्या है? अलग अलग स्टेट्स है। लेकिन अगर मुझे रेस्ट से मतलब v इक्वल टू जीरो से उसको मोशन में लाना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड। और अगर वो ऑलरेडी v इक्वल टू सम वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था, वेलोसिटी को चेंज करना है तो भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तुमको ये बताता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दो अलग अलग स्टेट है ही नहीं, दे आर सेम। क्योंकि दोनों को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो इट स्टैब्लिशेस इक्विवेलेंस between state of rest and state of uniform motion since both need external unbalanced force to bring a change in their states. मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तुमको ये बता रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूविंग है, दोनों सेम चीजें हैं, बोथ आर सेम। इट एस्टैब्लिश इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि रेस्ट स्टेट को चेंज करना है तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओ अनबैलेंस्ड, अगर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना है फिर भी क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब बोथ आर सेम। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस लाइज ओनली इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आर यू एट रेस्ट? यस, बिकॉज मी एज एन ऑब्जर्वर आई एम ऑल्सो एट रेस्ट, राइट? नाउ आई स्टार्ट मूविंग एंड आई एम ऑब्जर्विंग यू, आर यू एट रेस्ट और नो? तो द ओनली डिफरेंस लाइज बिटवीन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्व कौन कर रहा है उसके हिसाब से स्टेट ऑफ रेस्ट होगा या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होगा, राइट? मान लो आई हैव अ ट्विन, उसमें से एक अपनी जगह पे खड़ा है, वो तुमको देख रहा है, यू आर एट रेस्ट, तो उसके लिए तुम्हारा स्टेट क्या हो गया? रेस्ट। और आई एम मूविंग एंड आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग यू, बट आई एम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज योर स्टेट? यू आर इन यूनिफॉर्म मोशन। तो तुम रेस्ट में भी हो? यस। तुम मोशन में भी हो? यस, but it depends on the observer. So the difference between state of rest and state of uniform motion lies between the frame of reference. The same object can be at rest for one observer for one frame of reference and can be in motion for other. Number 3, एक स्टेटमेंट लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कितना? नंबर 3। और क्या समझा तुमको इससे? कब तक ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होगा? जब तक तुम क्या नहीं लगाते। तो फिर मोशन को कंट्रोल करने वाला क्वांटिटी कौन है? एक्सटर्नल
force, external unbalanced force. Therefore, force is the physical quantity. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स एज द फिजिकल क्वांटिटी which controls motion, which controls motion. ये था आपका पहले लॉ का इंपॉर्टेंस. देन विल जंप टू सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ समझा होगा तो सेकेंड लॉ अपने आप समझ में आएगा क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड. न्यूटन्स सेकेंड लॉ. व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? जब तक तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक स्टेट चेंज नहीं होता. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तो स्टेट चेंज नहीं होगा. अगर मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? हाँ, स्टेट चेंज होगा. मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो अभी क्या हुआ? मोशन में. अगर पहले रेस्ट पे था, व्हाट इज मोमेंटम बाय द वे? मास इनटू वेलोसिटी. तो पहले रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0. अब मोशन में आ गया क्योंकि तुमने क्या लगाया? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. तो अभी मोमेंटम 0 है क्या? नहीं. तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम. एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ. तो न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है कि अगर तुम एक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो उसका क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम. क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी ये रेट ऑफ लिखोगे ना फिजिक्स में, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to external unbalanced force, and external force लगाने के बाद क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? लीनियर मोमेंटम. यू नो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है. तो लीनियर मोमेंटम चेंज तो हुआ लेकिन डायरेक्शन क्या है? एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये भी इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों. in the direction of force. remember थोड़ा सा बेसिक्स को अच्छे से समझ कर चलो. इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, रेस्ट पे था, तो इसका मोमेंटम कितना है? 0. इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स आई कैप. तो अभी ये क्या करेगा? मोशन में आएगा. मोशन में आएगा मतलब इसका वेलोसिटी अभी 0 नहीं रहेगा, मतलब इसका मोमेंटम 0 रहेगा क्या? नहीं. बराबर. तो इसका क्या चेंज हुआ? मोमेंटम. कौन से डायरेक्शन में चेंज हुआ? जिस डायरेक्शन में तुमने क्या लगाया, तो वही लिखा है यहाँ पे. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज हुआ. राइट. देन सिंस अभी मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कौन? dp बार बाय dt. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो f बार इक्वल टू dp बार बाय dt. पक्का. लेकिन तुमने तो फोर्स का कुछ अलग ही फॉर्मूला सुन के रखा है. कौन सा? मास इनटू. वो कहाँ से है? वो यहीं से आता है. तो याद रखना ये ओरिजिनल फॉर्म है. F इक्वल टू एम ए सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है. और यहाँ से ये भी समझेगा तुमको कि फोर्स का एक्चुअल काम मोमेंटम चेंज करना है. क्या चेंज करना है? सो द बेसिक इफेक्ट ऑफ
force is to change momentum. अब वो कहाँ से आता है? What is momentum? You said momentum is mass into velocity. बराबर? Good. अभी do you remember derivative of one function into second function? क्या होता है फॉर्मूला? एक को कांस्टेंट मान लो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मान लो, पहले का डेरिवेटिव ले लो. बराबर? नॉर्मली यूजुअली हमेशा नहीं होगा वैसा. और हम जब जेईई नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, पहला ही टॉपिक है रॉकेट प्रपल्शन का केस आता है. उसमें यूजुअली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो उसका मास चेंज होता है क्या? नहीं, नॉर्मली चेंज नहीं होता ना. तो यूजुअली मास इज व्हाट? कांस्टेंट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0. तो अगर मास कांस्टेंट है तो dm/dt क्या हो गया? 0. हमेशा ऐसा नहीं होता. रॉकेट का जो केस है, रॉकेट हैज टू गो अप अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है डाउनवर्ड. क्यों? एक्शन रिएक्शन. डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे, वो एक्शन होगा तो अर्थ क्या करेगा? इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है. राइट. अब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड. कैसे लगाओगे? जो रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है ना, वो हम लोग बर्न करते हैं. और वहाँ पे जो फ्यूल जलता है, जैसे तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल जलता है, 1 सेकेंड में कुछ किलोग्राम होता है. वो फ्यू किलोग्राम्स पर सेकेंड, 10, 15, 20, 25, 30 पर सेकेंड. मतलब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है और वो गैस के फॉर्म में बाहर आ रहा है. मतलब रॉकेट का वेट कम हो रहा है. तो वहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं होगा. हर जगह पे मास कांस्टेंट मत मान लेना. मान लिया तो गए, आंसर नहीं आएंगे आपके. अभी हम फिलहाल सिंप्लीफाई वर्जन मान के चलते हैं. मास क्या है? कांस्टेंट. तो dm/dt क्या हो गया? 0. और ये dv/dt मतलब कौन? एक्सेलरेशन. तो dv/dt आ गया आपका a. तो देयरफॉर f इक्वल टू क्या बन गया? m इंटू a. और वो टर्म क्या हो गया? 0. तो देयरफॉर f क्या आ गया? ma. तो इसलिए मैंने बोला ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो आप लिखते हो, वो सिंप्लीफाइड वर्जन है. रियल ये है. और वो सिंप्लीफाइड वर्जन है अंडर द अजम्पशन दैट द मास इज कांस्टेंट. तब जाके सेकंड टर्म 0 हुआ, नहीं तो 0 नहीं होगा. वो रॉकेट के केस में एक्चुअली उल्टा होता है. पहला टर्म 0 होता है, क्योंकि जब रॉकेट ऊपर जाता है उसका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुआ तो dv/dt 0. अगर v कांस्टेंट हुआ तो, या फिर उसमें से जो गैसेस आ रहे हैं बाहर, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन. अगर वो कांस्टेंट हुआ तो ये पैरामीटर 0. तो v कांस्टेंट और dv/dt 0. उसमें उल्टा होता है. f इक्वल टू क्या बचता है? v dm/dt. वो हम देखेंगे बात के केस में. तो ये था आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अब बताओ इंपॉर्टेंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अरे सिंपल तो है. सेकेंड लॉ ने तुमको क्या दिया? सेकेंड लॉ ने तुमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया. किसका? फोर्स का नहीं, मास का. फोर्स तो तुमने बाहर से लगाया ना. तो व्हाट इज मास? F/a. तो इट गिव्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मास. इट गिव्स mathematical expression of mass. Newton's third law. What is Newton's third law? Every action has equal but opposite reaction. So to every action मतलब force, there is equal but opposite reaction. रिएक्शन भी फोर्स ही होता है. राइट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सबसे पहले इट टेल्स यू दैट फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म.
कपल ही होता है हमेशा। खुद का केस देख लो, तुम जिस बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा वेट उस बेंच पे एक्शन है, और बेंच तुम पे क्या लगा रहा है, रिएक्शन है। तो फोर्स कभी सिंगल होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज कपल, एक्शन रिएक्शन। तुमने दीवार पे मुक्का मारा, पंच, दीवार ने भी तुमको मारा, इसलिए तो दर्द होता है, बराबर। तो एक्शन एंड रिएक्शन, बराबर। हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया नीचे गिरने के लिए, सही है, और तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो अर्थ की तरफ नीचे गिर रहा है, एक्शन। उल्टा भी है, अर्थ भी अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ भी उसके पास जा रहा है, लेकिन तुमको समझेगा नहीं क्योंकि वो फोर्स निग्लिजिबल है। तो वो है रिएक्शन। तो इट टेल्स यू दैट द फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। सो फोर्सेस always always and always and always exist in the form of pairs, action reaction। एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे होता है, रिएक्शन दूसरे पे होता है, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। गुड मॉर्निंग। एक्शन एंड रिएक्शन never act on the same object, on the same object। मैं विथ एग्जाम्पल बताता हूँ इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला, तुम्हारा ही केस ले लेते हैं ना, तुम बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा वेट बेंच पे क्या है, एक्शन है, तुम्हारा वेट बेंच पे एक्शन है, मतलब बेंच पे फोर्स लग रहा है। बेंच किस पे फोर्स लगा रहा है, तुम पे फोर्स लगा रहा है। एक्शन किस पे लगा, बेंच पे। रिएक्शन किस पे लगा, तुम पे। तो एक्शन रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगा कि नहीं लगा, तो वही लिखा मैंने, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अभी इसी को अगर लिखना हो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, ये टेबल ले लिया, बेंच है, टेबल है, जो भी है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, प्लेस ऑब्जेक्ट हियर। तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ऑब्जेक्ट, ये टेबल है, राइट। तो फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट, ये एक्शन है। इसमें क्या लगा दिया, रिएक्शन। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेबल, ये कौन है, कौन है, ये रिएक्शन है। पक्का पक्का, श्योर 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 श्योर, दैट शुड गो इनसाइड योर बैग, इनसाइड योर बैग, बैग। ओके, गुड, राइट। तो remember, it is also very important, it tells you force never exists in singular form, it is always in the form of pairs, couple, action reaction। action and reaction, they do not act on the same object, action एक ऑब्जेक्ट पे, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे है, remember, good, this is what you need to know। अब what is next topic, frame of reference, inertial and, है ना, inertial and non inertial frame of reference। ओके, तो अगला टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो, टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। देयर आर टू टाइप्स, वन इज इनर्शियल, जिसको तुम नॉन एक्सेलरेटेड भी बोलते हो, नॉन एक्सेलरेटेड, और दूसरा है नॉन इनर्शियल विच इज एक्सेलरेटेड। अभी ध्यान देना, यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं बनता, ध्यान दोगे तो सब समझेगा। तो तुमने जो अब तक सीखा उसी के ऊपर डिपेंड करता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आई वुड वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सिंपल भाषा में, ऑब्जेक्ट विल रिमेन in state of rest or in a state of uniform motion unless external unbalanced force is applied to it। What is second law? If you apply external unbalanced force, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, इसका मतलब क्या समझ में आया, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता नहीं है तब तक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए
देखो नोट्स में या टेक्स्ट बुक में ना बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया होता है, क्योंकि अजम्पशन होता है कि तुमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझे हैं तो तुमको ये समझ में आ जाएगा। आपके नोट्स में या बुक्स में ऐसा लिखा होगा, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड is known as inertial frame of reference. So a frame of reference, a frame of reference in which Newton's laws of motion are valid. Newton's laws of motion are valid. Specifically, Newton's first law of motion is valid. Okay, are valid is known as inertial frame of reference. लेकिन इसका मतलब क्या वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताता हूँ इसका मतलब, डिटेल में बताता हूँ, एकदम डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट यू यूज टू मेजर मोशन। क्योंकि जब मोशन की बात होगी तो मेजरमेंट तो होगा ही। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका स्पीड क्या था, उसका एक्सेशन क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनी coordinate system that you use to measure the motion is called as a frame of reference. Example, what is the distance of your house? गलत है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। I did not ask you from where. I could have asked you what is distance of your house from your own house? 0. When I ask you what is the distance of your house from this place, you can say 3 kilometer, 4 kilometer, whatever it is. तो तुम मोशन मेजर करने के लिए, मतलब डिस्टेंस स्पीड मेजर करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक ओरिजिन सेट करते हो, वहाँ से सारे मेजरमेंट लेते हो। एग्जाम्पल, मैं खुद पे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर लेता हूँ, ओरिजिन सेट कर लेता हूँ, मतलब मैं ही मोशन मेजर कर रहा हूँ, तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ। आई एम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर, पक्का। आई सी एन ऑब्जेक्ट देयर, सम ऑब्जेक्ट, यू ऑल्सो इमेजिन देयर सम ऑब्जेक्ट। पता है ना, मैं रोड पे खड़ा था, सामने पेड़ दिख रहा था, तो दैट ट्री इज एन ऑब्जेक्ट फॉर मी। आई एम स्टेशनरी, ट्री इज स्टेशनरी बिकॉज ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, बराबर, करेक्ट, हाँ कि ना। तो मेरे लिए उस ट्री का वेलोसिटी कितना है? 0, बराबर, सही है, पक्का। कि मुझे दिखेगा कि वो एक्सीलरेट हो रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं एक्सीलरेट हो रहा? क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगा, उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो उसका एक्सेशन क्या होना चाहिए? 0 है। क्या है? तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है क्या? है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तुमको क्या बताता है? जब तक एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नाउ इमेजिन आई स्टार्ट मूविंग, ये सामने ही एक स्टैंड रखा है, यही बेस्ट एग्जांपल है। जब तक मैं रेस्ट पे हूँ वो रेस्ट पे है। नाउ आई स्टार्ट मूविंग बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मुझे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या दिखेगा? कांस्टेंट। एग्जाम्पल, गाड़ी में जा रहे होते हो, बाहर देखते हो, पेड़ जाते हो दिखता है हमको। जो तुम्हारा वेलोसिटी है उतने वेलोसिटी से तुमको ट्री, यू विल सी इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। इफ यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, द ट्री विल ऑल्सो अपीयर टू बी मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, पक्का, राइट। तो उस केस में ट्री का एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगा क्या? नहीं। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है क्या? वैलिड है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन तुमको क्या बताता है? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहने वाली है? 0। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद रेस्ट पे है, जैसे मैं रेस्ट पे था और मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, या फिर मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग बट विथ क्या लिखा है यहाँ पे? नॉन एक्सेलरेटेड, राइट। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद रेस्ट पे हो या वो मूविंग हो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉट एक्सेलरेटेड, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसमें कौन वैलिड होता है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, राइट। नाउ इमेजिन, आई विल चेंज द सिचुएशन नाउ। ऐसा है, इमेजिन द सेम ऑब्जेक्ट आई एम ऑब्जर्विंग, लेकिन मेरा खुद का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा?
एक्सीलरेटेड दिखेगा, लेकिन उस पर तो फोर्स लगा नहीं ना, लगा क्या फोर्स? बट आई एम मेजरिंग इज द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड, बट एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन देयर इज अ external force. Was there any force? But still you measure acceleration? Yes. So such frame of references in which Newton's laws of motion are not valid are called as non-inertial. तो non-inertial को हम लोग और एक नाम देते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इन सब केसेस में so a frame of reference in which Newton's laws of motion are invalid, a frame of reference in which Newton's laws of motion are invalid is known as non-inertial frame of reference या फिर accelerated frame of reference. तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स नहीं भी लगा तो भी तुमको उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं मिलने वाला. राइट. अभी इसका अगला पार्ट आगे आएगा तब बताऊंगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सूडो फोर्स. सुना होगा सूडो फोर्स, अ फोर्स विच डज नॉट एग्जिस्ट बट यू फील इट इज एक्टिंग ऑन यू, उसको बोलते हो सूडो फोर्स. वो देखेंगे बाद में. अभी फिलहाल तो आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए. तो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? So what is inertial frame of reference? I want one line answer. A frame of reference in which what is valid? Laws of motion. Newton's laws of motion are valid is called as inertial frame of reference. And what is non-inertial frame of reference? A frame of reference in which Newton's laws of motion are invalid. Very good. Then अब हमको देखना है different types of forces. There are types of forces. तो विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब ये इसके आगे हम जो भी सीखेंगे उसका डायरेक्ट यूज तुमको क्वेश्चन में हो सकता है. फिलहाल एज आई टोल्ड यू मैं आपका स्टेट बोर्ड का थ्योरी पार्ट कवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टू रीजंस. नंबर वन, मोस्ट ऑफ यू स्टिल डोंट नो बेसिक्स, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा. नंबर टू, इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बेसिक्स थोड़ा सा पता होना भी चाहिए. तो जब आप टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हो तो अलग अलग टाइप्स होते हैं. फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में, उसके बाद कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं. देन यू हैव कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यू हैव रियल एंड सूडो फोर्सेस. तो पहला हमको देखना है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल फोर्स? नो, वो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिविजन बता दिया. फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं. देयर इज नो वन टू प्रोड्यूस देम. एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मैंने फोर्स लगाया, मतलब मैंने वो फोर्स प्रोड्यूस किया, तब जाके वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया. लेकिन ऐसे भी फोर्सेस है अपने आप ही आ गए. जैसे इफ आई टेक टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट each other because of gravitational force. I have two charges, they will either attract or repel each other because of electromagnetic forces. तो इनको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस. तो पहला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. हमको फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर देखना है डिटेल में और उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज gravitational force. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. Every important word, every particle of matter attracts every other particle of matter, or
अट्रैक्ट्स, रिपेल नहीं करता, एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them. तो अगर एम्प्टी स्पेस में मैंने आपको और आपके एक दुश्मन को साथ में छोड़ दिया, अ पर्सन यू डोंट लाइक, यू लिटरली हेट दैट पर्सन, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के पास आने ही वाले हो। ग्रेविटी, नॉट बिकॉज ऑफ द इमोशंस बोले हट हट हट, ग्रेविटी बोले तेरा नहीं चलता, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन। क्या बोल रहा है ग्रेविटी? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर which is directly proportional to, मतलब attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। फिर बोलोगे फिर हम अभी क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हो, ग्रेविटी, अर्थ को हटा दो यहाँ से, you will start moving towards each other, right? तो जहाँ जहाँ मैटर है वहाँ वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट लिखोगे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऐसा यूनिट्स में, बाद में देखेंगे। अब इसको यूनिवर्सल क्यों बोला? क्योंकि हर एक कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है, देयर आर ओनली अ फ्यू कांस्टेंट्स जो यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्स में कहीं भी जाके मेजर करोगे वैल्यू वही मिलने वाली है। देयर आर ओनली फ्यू, एक ये है, गैस कांस्टेंट है आर, कैपिटल आर, बाकी सारे कांस्टेंट लोकल कांस्टेंट्स है। तुम लिख तो देते हो स्मॉल जी, व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू क्या लिखते हो? गलत है, बिकॉज दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट चेंजेस। जैसे तुम अर्थ से नीचे जाओगे उसकी वैल्यू कम होगी, अर्थ के ऊपर जाओगे तो भी कम होगी, अर्थ पे ही एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो भी कम होगी या चेंज होगी। ये सब तुम अगले चैप्टर में सीखने वाले हो। तो दैट इज अ लोकल कांस्टेंट। हमारे सिटी में 9.8 है ही नहीं वैल्यू, हम लिख तो देते हैं, इट इज नॉट 9.8, इट इज 9.793 समथिंग 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 समथिंग। So it depends on latitude. You know what are latitudes and longitudes? तुम इक्वेटर से कितना दूर हो, that is latitude। तो वो लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो 9.8 जो तुम लिखते हो एक्चुअली पोलर वैल्यू है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे वैल्यू 9.8 होती है। गुड। तो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो नहीं सकता, वो अर्थ पे ही कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्स में कहाँ कांस्टेंट होगा? वो तो डिपेंड करेगा तुम कौन से प्लैनेट पे हो उसके ऊपर। एनीवेज, तो ये नया पैरामीटर है जी। तो जब जब नया पैरामीटर आए हम लोग तब तब उसका ऐसा यूनिट निकालते हैं और क्या लिखते हैं उसके डायमेंशन। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ जी? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, ऐसा यूनिट ऑफ जी भी पूछ लिया क्वेश्चन में। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? व्हाट इज एफ? फोर्स इन मेजर्ड इन डिस्टेंस इन मीटर, मास इन किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चैप्टर नंबर 1 में करवाया है मैंने क्लास में, और मैंने तुमको डायमेंशंस भी करवाए थे। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ फोर्स? m1 l1 t-2, डिस्टेंस इज l, l2, मास इंटू मास m⁻², ये 1 और नीचे 2, तो कितना हो गया? m-1 l3 t-2, ये आ गया डायमेंशंस ऑफ जी। गुड। देन यू शुड नो प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको,
प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यू शुड नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. Again, not difficult, simple. Number one, it is always attractive and is applicable to microscopic and macroscopic objects. So it is always attractive. कभी सुना है क्या अर्थ ने मून को आज रिपेल कर दिया? सुना? इट वॉज ऑलवेज अट्रैक्टिव, होना भी नहीं चाहिए. अर्थ ने मून को रिपेल कर दिया तो यहाँ पे लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा. मे बी यू एंड मी विल बी नो मोर सर्वाइविंग हियर. It is always attractive and is applicable to both microscopic and macroscopic objects. What is the meaning of microscopic? छोटे छोटे, जैसे electron has mass, yes. Another electron has mass, yes. Do they attract each other? Yes. पर वो रिपेल होते हैं ना, अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है. और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे सैटेलाइट्स, अर्थ मून, अर्थ मार्स, अर्थ सन, तो होता है मैक्रोस्कोपिक. तो इट इज एप्लीकेबल टू बोथ. नंबर टू, it is a weak force. It is a long range force. उधर से लॉन्ग रेंज नहीं लिखा, उधर लिखा है इट्स रेंज इज इन्फिनाइट. और याद रखना इसके बाद से आगे जहां जहां पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो, जहां जहां भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, वहां पे हमेशा फोर्स क्या होता है? लॉन्ग रेंज होता है. इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, राइट? लॉन्ग रेंज है. इट इज अ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. तो फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर, सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है. इट इज अ वीक फोर्स. एक्चुअली आई वुड से इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. देन इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि वहां पे 1/r² आ गया. तो जहां पे भी 1/r² आया उसको बोलते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इट ओबेज, गड़बड़ बिल्कुल नहीं. आई डू रिस्पेक्ट यू एंड आई डू रिस्पेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो. तो मेरा टाइम खराब मत करना, खुद का भी मत खराब करना. बड़बड़ करते देखिए तो घर पे जाओगे. आई एम सॉरी फॉर दैट. वी हैव स्ट्रिक्ट डेडलाइंस. इसको टाइम लगने वाला है, मुझे नहीं चलता. आई वॉन्ट टू कंप्लीट सिलेबस एज पर माई प्लानिंग. जो से मुझ तक रहता है, तुमको नहीं बताऊंगा मैं. गुड, पक्का, श्योर. लास्ट थिंग, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. मतलब क्या? दो ऑब्जेक्ट के बीच में एयर है, लिक्विड है, कुछ और मटेरियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है. तो दो मासेस में कुछ है कुछ नहीं है, डजंट मैटर, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज ऑलवेज सेम. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. इंटरवेनिंग मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मीडियम है वो. इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे दे सकते हो. मास ऑफ अ बॉडी या वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू अर्थ. या फिर द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. या फिर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. तो बहुत सिंपल था. ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा. हाँ, वी आर लुकिंग एट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. उसमें पहला टाइप फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, उसमें पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. मतलब F is proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to r square. तो F is proportional to m1 m2 upon r square.
प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लिखोगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, राइट। वहां से जी मिल गया एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, उसका यूनिट ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और डायमेंशन आ गए m1 m-1 L3 T-2, पक्का। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखे, 5 प्रॉपर्टीज है, सिंपल। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2, ऐसा ऐसा आना चाहिए, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इन्फिनाइट रेंज है उसका। नंबर 3, it is the weakest force in nature. Number 4, it obeys inverse square law. Number 5, it does not depend on intervening medium. पक्का पक्का, गुड गुड। तो अगले टाइप का फोर्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।